तो दोस्तों, दुनिया कहती है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, पर सच्चाई क्या है? आइए देखें इस वीडियो में पूरा सच, क्योंकि भारत मेरे लिए खोज नहीं, खजाना था। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। समुद्र, जिसे आज हम एक रास्ता मानते हैं, कभी इंसानों के लिए एक रहस्य था। उसके पार क्या है, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक चीज थी जो उस रहस्य से भी ज्यादा ताकतवर थी। लालच, मसालों का लालच, भारत तक पहुंचने का लालच। और यही लालच एक ऐसी यात्रा की शुरुआत बना जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 15वीं सदी का यूरोप, आज के चमकते शहरों से बिल्कुल अलग। पतली गलियां, कीचड़ भरी सड़कें और ठंडी हवाओं में सिकुड़ते हुए लोग। यहां जिंदगी आसान नहीं थी। खाना सीमित था, और जो था वो भी जल्दी खराब हो जाता था। मांस, जो उस समय का मुख्य भोजन था, कुछ ही दिनों में सड़ने लगता था। कोई रेफ्रिजरेटर नहीं, कोई प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी नहीं। ऐसे में एक चीज थी जो इस समस्या को हल करती थी। मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, जायफल। ये सिर्फ स्वाद नहीं बढ़ाते थे, ये मांस को खराब होने से बचाते थे, बीमारियों से भी लड़ने में मदद करते थे। और धीरे धीरे ये यूरोप में लग्जरी बन गए। इतने कीमती कि कई बार इनका वजन सोने से तौला जाता था। अब सवाल यह था, ये मसाले आते कहां से थे? उत्तर था भारत। और भारत तक पहुंचने का रास्ता सीधा नहीं था। व्यापार होता था लंबे लैंड रूट्स से, जिन्हें सिल्क रूट कहा जाता था। इन रास्तों पर नियंत्रण था अरब और तुर्क व्यापारियों का। हर जगह टैक्स लगता था, हर सीमा पर पैसा देना पड़ता था। और जब ये मसाले यूरोप पहुंचते थे तो उनकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती थी। यूरोप के राजाओं ने सोचना शुरू किया, अगर हम खुद भारत तक पहुंच जाएं तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहीं से शुरू हुई एक खतरनाक दौड़, भारत तक समुद्री रास्ता खोजने की। इस दौड़ में सबसे आगे था पुर्तगाल, छोटा सा देश, लेकिन समुद्र के किनारे बसा हुआ, जहां के लोगों की नसों में ही समुद्र बहता था। यहां एक व्यक्ति था जिसने इस सपने को दिशा दी, प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। वो राजा नहीं था, लेकिन उसके पास विजन था। उसने स्कूल खोले जहां नेविगेशन सिखाया जाता था। नए जहाज डिजाइन किए गए जिन्हें कारवेल कहा जाता था। ये जहाज तेज थे और तूफानों का सामना कर सकते थे। धीरे धीरे पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के तट तक पहुंचने लगे। हर यात्रा एक नया जोखिम थी। कुछ जहाज कभी वापस नहीं आए, कुछ रास्ता भटक गए, लेकिन कोशिश जारी रही। फिर आया एक ऐसा दिन जिसने उम्मीद जगा दी। बार्थोलोम्यू डियास, उसने अफ्रीका के दक्षिणी सिरे को पार कर लिया। वहां समुद्र बहुत खतरनाक था। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, ऐसा लगता था जैसे समुद्र खुद उन्हें रोकना चाहता हो। उसने इसका नाम रखा कैप ऑफ स्टॉर्म्स, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इसे बदलकर कहा कैप ऑफ गुड होप, क्योंकि अब उम्मीद थी भारत तक पहुंचने की। अब बारी थी इस रास्ते को पूरा करने की, और इसके लिए चुना गया वास्को द गामा, एक सख्त, अनुभवी और जिद्दी नाविक। 1497, लिस्बन का बंदरगाह, सुबह का समय। 4 जहाज तैयार खड़े हैं, सौ गाब्रियल, सौ राफाएल, बेरियो और एक सप्लाई शिप। नाविक अपने परिवारों को अलविदा कह रहे हैं। कुछ की आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें पता है शायद वो कभी वापस नहीं आएंगे। वास्को द गामा खड़ा है, शांत, लेकिन अंदर एक आग है, खोज की आग। और फिर धीरे धीरे जहाज चल पड़ते हैं समुद्र की ओर, अनजान की ओर। समुद्र अब उनके चारों तरफ था, ना कोई जमीन, ना कोई रास्ता, बस अनंत नीला विस्तार। और उसके बीच 4 छोटे से जहाज। हवा कभी शांत हो जाती तो कभी अचानक तेज झोंकों में बदल जाती। दिन में सूरज की तपिश और रात में ठंडी काटने वाली हवाएं। नाविकों की जिंदगी अब एक ही चीज पर टिकी थी, अनुशासन। हर सुबह सूरज निकलते ही काम शुरू हो जाता। पाल, सेल्स को ठीक करना, रस्सियों को कसना, जहाज की दिशा संभालना। उस समय कोई जीपीएस नहीं था, कोई आधुनिक नक्शा नहीं। दिशा तय होती थी आसमान से।
सितारों को देखकर वास्को द गामा और उसके नाविक रात को आसमान को पढ़ते थे। ध्रुव तारे की दिशा, सूरज की चाल, हवाओं की दिशा, यही उनका कंपास था। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। खाने का स्टॉक कम होने लगा। सूखा मांस जो पहले ही कठोर और बेस्वाद था अब सड़ने लगा। पानी के बैरल गंदे होने लगे। नाविकों के चेहरों पर थकान साफ दिखने लगी। और तभी एक नई मुसीबत आई, बीमारी, स्कर्वी, शरीर में विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी। नाविकों के मसूड़े सूजने लगे, दांत हिलने लगे, त्वचा पर घाव बनने लगे। कुछ लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जहाज के डेक पर कई नाविक बस पड़े रहते, कमजोर, बेबस। कुछ ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन वास्को द गामा अब भी खड़ा था। उसकी आंखों में वही जिद थी। वो जानता था अगर अब रुका तो सब खत्म। एक रात समुद्र बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि डर लगने लगे। और फिर अचानक दूर आसमान में काले बादल घिरने लगे, हवा तेज हो गई, लहरें उठने लगीं और कुछ ही पलों में तूफान आ गया। भयानक तूफान। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज ऊपर उठता और फिर नीचे गिरता। ऐसा लगता था जैसे समुद्र उन्हें निगल जाएगा। नाविक रस्सियों को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ फिसल कर गिर गए, कुछ पानी में बह गए। चिल्लाहट, डर और मौत का साया। लेकिन उस अंधेरे में एक इंसान खड़ा था। वास्को द गामा वो चिल्ला रहा था, हिम्मत मत हारो, जहाज संभालो। उसकी आवाज तूफान में भी गूंज रही थी। धीरे धीरे घंटों की जंग के बाद तूफान शांत हुआ। सुबह हुई, सूरज निकला। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। कुछ नाविक अब नहीं थे, कुछ जहाजों को नुकसान हुआ था, लेकिन वो जिंदा थे और यात्रा जारी थी। दिन बीतते गए। अब वो अफ्रीका के पश्चिमी तट के करीब पहुंच रहे थे। धीरे धीरे जमीन दिखने लगी। नाविकों की आंखों में उम्मीद लौट आई, क्योंकि महीनों बाद उन्होंने फिर से धरती देखी थी। वो तट के पास पहुंचे। यहां के लोग अलग थे, उनकी भाषा अलग, उनका पहनावा अलग। कुछ जगह उन्हें खाना मिला, पानी मिला, लेकिन हर जगह स्वागत नहीं था। कहीं कहीं लोग उन्हें शक की नजर से देखते, क्योंकि उनके लिए ये अजनबी थे। धीरे धीरे वो आगे बढ़ते गए और फिर वो उस जगह के पास पहुंचे जिसने इतिहास बदल दिया था, केप ऑफ गुड होप। वही जगह जहां समुद्र सबसे खतरनाक हो जाता था। तेज हवाएं, भयंकर लहरें, जैसे समुद्र कह रहा हो, यहां से आगे मत जाओ। लेकिन द गामा रुका नहीं। उसने जहाजों को आदेश दिया, आगे बढ़ो। और फिर एक बार फिर तूफान। लेकिन इस बार वो तो तैयार थे। रस्सियां कसती गईं, पाल ठीक कर दिए गए। नाविक पूरी ताकत से जहाज संभाल रहे थे। घंटों की लड़ाई के बाद आखिरकार उन्होंने उस केप को पार कर लिया। अब वो एक नए समुद्र में थे, एक ऐसी दुनिया में जहां पहले कोई यूरोपीय नहीं पहुंचा था। अब यात्रा और भी रहस्यमयी हो गई थी। समुद्र शांत था, हवा अनुकूल थी, लेकिन रास्ता अनजान था। किस दिशा में जाना है, कितनी दूरी तय करनी है, कुछ भी निश्चित नहीं था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे और धीरे धीरे वे अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचे। यहां सब कुछ अलग था। यहां के शहर, यहां के लोग, यहां की खुशबू, यहां अरब व्यापारियों का प्रभाव था। जब गामा यहां पहुंचा तो लोगों ने उसे देखा और तुरंत समझ गए, ये यूरोपीय हैं। और यहीं से एक नई टक्कर शुरू हुई, क्योंकि अरब व्यापारी नहीं चाहते थे कि ये लोग भारत तक पहुंचे। अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचने के बाद माहौल बदल चुका था। अब यह सिर्फ समुद्र की यात्रा नहीं रही थी, यह व्यापार, शक, राजनीति और टकराव की यात्रा बन चुकी थी। जहाज धीरे धीरे तट के पास लंगर डालते और दूर से दिखाई देते। मिट्टी और पत्थर से बने शहर, ऊंचे ऊंचे मीनार, मस्जिदों की अजान की आवाज और हवा में फैली मसालों और समुद्री नमक की मिली-जुली खुशबू। ये था पूर्वी अफ्रीका का तट, जहां सदियों से अरब व्यापारी राज कर रहे थे। वे भारत, अरब और अफ्रीका के बीच
व्यापार की कड़ी थे। जब वास्को द गामा यहां पहुंचा तो उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, भारत तक पहुंचने का रास्ता। लेकिन यहां के लोग उसे सिर्फ एक अजनबी नहीं बल्कि एक खतरे के रूप में देख रहे थे, क्योंकि अगर ये यूरोपीय भारत तक पहुंच गए तो उनका सदियों पुराना व्यापार खत्म हो सकता था। एक दिन तीत गामा का जहाज एक बंदरगाह के पास रुका। वहां के स्थानीय शासक से मिलने का संदेश भेजा गया। पहले तो उनका स्वागत किया गया, उन्हें खाना दिया गया, पानी दिया गया, लेकिन यह स्वागत सिर्फ ऊपर से था। अंदर ही अंदर शक और डर बढ़ रहा था। अरब व्यापारियों ने स्थानीय शासकों के कान भरने शुरू कर दिए। ये लोग व्यापारी नहीं हैं, ये जासूस हैं। अगर ये आगे बढ़े तो सब कुछ बदल जाएगा। और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। दिगामा को एहसास हो गया यहां ज्यादा रुकना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसे एक चीज चाहिए थी, एक पायलट, कोई ऐसा जो हिंद महासागर को जानता हो, जो भारत का रास्ता जानता हो, क्योंकि आगे का रास्ता अब तक का सबसे कठिन और अनजान था। कई दिनों की कोशिश के बाद उसे एक नाविक मिला, एक अनुभवी पायलट जिसने हिंद महासागर को कई बार पार किया था। उसकी आंखों में अनुभव था और चेहरे पर आत्मविश्वास। उसने कहा, मैं तुम्हें भारत तक ले जा सकता हूं। यह सुनकर दत्त गामा की आंखों में चमक आ गई। यही वो पल था जिसके लिए वो महीनों से संघर्ष कर रहा था। अब शुरू हुई यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, हिंद महासागर, एक विशाल, अनंत और रहस्यमयी समुद्र जहां हवाएं अचानक बदल सकती थीं, जहां तूफान बिना चेतावनी के आ सकते थे। लेकिन इस बार उनके पास एक रास्ता था, एक दिशा थी। जहाज अब पूरी गति से आगे बढ़ रहे थे। हवा उनके पक्ष में थी, पाल फूले हुए थे। नाविकों के चेहरों पर अब डर और उम्मीद ज्यादा थी। दिन बीतते गए, समुद्र शांत था, लेकिन हर कोई जानता था मंजिल अब दूर नहीं। और फिर एक सुबह, जब सूरज धीरे धीरे उग रहा था, एक नाविक ने चिल्लाया, जमीन। सबकी नजरें एक ही दिशा में मुड़ गईं। दूर, बहुत दूर कुछ दिखाई दे रहा था। हरे पेड़, नारियल के झुरमुट और एक नई दुनिया। धीरे धीरे वो नजारा साफ होता गया। और फिर 1498 वो पल आ गया जिसने इतिहास बदल दिया। वास्को द गामा भारत पहुंच चुका था। कालीकट जहाज किनारे लगे। नाविक धीरे धीरे नीचे उतरे। उनके पैरों के नीचे अब ठोस जमीन थी। महीनों बाद धरती को छूने का एहसास। कुछ नाविकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कर दिखाया था, लेकिन असली कहानी अभी शुरू हुई थी। क्योंकि भारत सिर्फ एक मंजिल नहीं था, ये एक अलग दुनिया थी। कालीकट एक समृद्ध शहर जहां हर तरफ व्यापार हो रहा था। बाजारों में भीड़, मसालों की खुशबू, रंग बिरंगे कपड़े और दूर दूर से आए व्यापारी। यहां अरब, चीनी, भारतीय सब मौजूद थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र था। जल्द ही दगामा को यहां के शासक से मिलने का मौका मिला। जमोरिन जमोरिन का दरबार भव्य, शानदार, सोने और रेशम से सजा हुआ। दगामा वहां पहुंचा, अपने साथ कुछ उपहार लेकर, कपड़े, कुछ साधारण चीजें जो यूरोप में कीमती मानी जाती थीं। लेकिन यहां भारत में यह सब बहुत साधारण था। दरबार में मौजूद लोग हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे, क्योंकि उनके लिए ये चीजें खास नहीं थीं। दगामा को एहसास हुआ भारत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा समृद्ध है। फिर भी उसने अपनी बात रखी। हम व्यापार करना चाहते हैं। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसा अध्याय जिसने आने वाले सदियों में भारत और दुनिया को बदल दिया। कालीकट की उस गर्म, नम हवा में अब सिर्फ समुद्र की खुशबू नहीं थी, उसमें राजनीति की हल्की सी गंध भी घुल चुकी थी। वास्को द गामा अब भारत की धरती पर खड़ा था, लेकिन यह जीत जितनी आसान दिखाई दे रही थी उतनी थी नहीं। दरबार में उसकी पहली मुलाकात तो हो गई थी, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, क्योंकि कालीकट सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक व्यापारिक केंद्र था
जहां सदियों से अरब व्यापारी अपना साम्राज्य चला रहे थे। वे मसालों के असली मालिक नहीं थे, लेकिन रास्तों के मालिक जरूर थे। और अब उन्हें एक नया खतरा दिख रहा था। यूरोप से आया एक अजनबी जो सीधे यहां तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे अरब व्यापारियों ने अपनी चाल चलनी शुरू की। उन्होंने जमोरिन के दरबार में फुसफुसाना शुरू किया। ये लोग भरोसे के लायक नहीं हैं। ये सिर्फ व्यापारी नहीं, कब्जा करने आए हैं। अगर इन्हें रोका नहीं गया तो ये सब कुछ बदल देंगे। गामा को महसूस होने लगा कि माहौल उसके खिलाफ हो रहा है। जहां पहले स्वागत था, अब वहां दूरी थी। जहां पहले उत्सुकता थी, अब वहां शक था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने कोशिश की स्थानीय व्यापारियों से बात करने की, मसालों की कीमत समझने की और व्यापार शुरू करने की। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या थी। यूरोप से लाए गए उसके सामान भारत के लिए खास नहीं थे। यहां पहले से ही बेहतर कपड़े, बेहतर धातु और समृद्ध वस्तुएं मौजूद थीं। यानी दगामा के पास ऐसा कुछ नहीं था जो भारत को आकर्षित कर सके। धीरे धीरे स्थिति और कठिन होती गई। कुछ जगह उसे रोका गया, कुछ जगह उसका मजाक भी उड़ाया गया। एक हालात इतने बिगड़ गए कि दगामा को एहसास हो गया, अब यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। उसने फैसला लिया वापस लौटने का। लेकिन वापसी की यात्रा आने से भी ज्यादा खतरनाक थी। जब जहाज फिर से समुद्र में उतरे तो इस बार माहौल अलग था। अब उनके पास उम्मीद तो थी, लेकिन साथ में थकान भी थी। खाना पहले से कम था, नाविक पहले से ज्यादा कमजोर थे और समुद्र अब भी उतना ही निर्दयी था। हिंद महासागर पार करते समय फिर से बीमारियां फैलने लगी। स्कर्वी ने फिर से हमला किया। कई नाविक रास्ते में ही मर गए। कुछ जहाजों को छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें चलाने के लिए लोग ही नहीं बचे थे। समुद्र में कभी कभी ऐसी खामोशी छा जाती कि हर कोई डर जाता। और फिर अचानक तूफान आ जाता। हर दिन एक नई परीक्षा थी, हर रात एक नई चिंता। लेकिन दगामा का लक्ष्य अब साफ था, किसी भी हालत में वापस पहुंचना। महीनों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वो वापस पहुंचा लिस्बन। लेकिन ये वही यात्रा नहीं थी जो शुरू हुई थी। 4 जहाज निकले थे, लेकिन सब वापस नहीं आए। कई नाविक अब इस दुनिया में नहीं थे। फिर भी दगामा ने कर दिखाया था। उसने एक ऐसा रास्ता खोज लिया था जिसने दुनिया बदल दी। जब वह पुर्तगाल पहुंचा तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। राजा ने उसे सम्मान दिया क्योंकि अब यूरोप को भारत तक सीधा रास्ता मिल चुका था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। अब सिर्फ पुर्तगाल ही नहीं, बल्कि बाकी यूरोपीय देश भी जाग गए। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड सब भारत की ओर देखने लगे। धीरे धीरे जहाजों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार बढ़ने लगा और फिर व्यापार ने रूप लिया कब्जे का। भारत, जो कभी व्यापार का केंद्र था, अब बन गया सत्ता की लड़ाई का मैदान। और यह सब एक यात्रा से शुरू हुआ था, एक इंसान से, एक फैसला से। वास्को द गामा ने सिर्फ एक रास्ता नहीं खोजा, उसने इतिहास की दिशा बदल दी। लेकिन हर खोज की एक कीमत होती है और भारत ने वो कीमत सदियों तक चुकाई। समुद्र आज भी वही है, लहरें आज भी उठती हैं, हवाएं आज भी बहती हैं। लेकिन उस समुद्र की गहराइयों में आज भी छुपी है एक कहानी, एक यात्रा, एक खोज की और एक ऐसे मोड़ की जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया। समुद्र की उस लंबी और खतरनाक यात्रा के बाद जब वास्को द गामा वापस लिस्बन पहुंचा, तब सिर्फ एक नाविक नहीं लौटा था। लौटी थी एक खबर, एक रास्ता और एक लालच जो अब पूरे यूरोप में आग की तरह फैलने वाला था। दरबार में जब उसने अपनी यात्रा का वर्णन किया तो हर कोई हैरान था। भारत, जिसे अब तक सिर्फ कहानियों और व्यापारियों की बातों में सुना जाता था, अब एक हकीकत बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब वहां तक पहुंचने का रास्ता भी मिल चुका था। राजा की आंखों में चमक थी क्योंकि उसे समझ आ गया था यह सिर्फ व्यापार नहीं, यह सत्ता की शुरुआत है। कुछ ही समय में पुर्तगाल ने दूसरी, तीसरी और फिर लगातार कई यात्राएं भेजने शुरू कर दी।
अब जहाज सिर्फ खोज के लिए नहीं जा रहे थे, अब वे जा रहे थे कब्जा करने के इरादे से हिंद महासागर, जो कभी सिर्फ व्यापार का रास्ता था, अब बन चुका था ताकत का मैदान। 1500 के आसपास एक और पुर्तगाली बेड़ा भारत की ओर बढ़ा। इस बार उद्देश्य साफ था, व्यापार नहीं, नियंत्रण। कालीकट, जहां जमोरिन का शासन था, अब टकराव का केंद्र बनने वाला था। अरब व्यापारी, जो सदियों से यहां व्यापार कर रहे थे, अब खुलकर विरोध करने लगे। और फिर वो हुआ जिसने हालात बदल दिए। पुर्तगालियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच टकराव, झड़पें, खून खराबा। वास्को द गामा जब दूसरी बार भारत आया तो वो पहले जैसा खोजकर्ता नहीं था। अब वो एक सख्त कमांडर था। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, बल्कि नियंत्रण की चाह थी। कहा जाता है कि इस बार उसने अपने दुश्मनों के खिलाफ बहुत कठोर कदम उठाए। जहाजों को जलाया गया, कैदियों को सजा दी गई। यह अब एक शांत खोज नहीं रही थी, यह एक शक्ति प्रदर्शन बन चुका था। धीरे धीरे पुर्तगाल ने भारत के पश्चिमी तट पर अपने ठिकाने बनाने शुरू किए। और फिर आया एक नाम जो आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला था, गोवा। 1510 पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक दरवाजा था, भारत में उनका पहला मजबूत आधार। गोवा अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, यह पुर्तगाल का गढ़ बन चुका था। यहां चर्च बने, यूरोपीय संस्कृति आई और धीरे धीरे स्थानीय जीवन बदलने लगा। हिंद महासागर में अब पुर्तगाल की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने समुद्र में अपने नियम बना दिए। कोई भी जहाज अगर व्यापार करना चाहता था तो उसे उनकी इजाजत लेनी पड़ती थी। यह एक नया सिस्टम था जहां समुद्र भी अब आजाद नहीं था। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। जहां ताकत होती है वहां चुनौती भी आती है। धीरे धीरे दूसरे यूरोपीय देश भी भारत की ओर बढ़ने लगे। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड। अब यह सिर्फ पुर्तगाल और भारत की कहानी नहीं थी, यह बन चुकी थी पूरे यूरोप और भारत के बीच की कहानी। व्यापार बढ़ा, टकराव बढ़ा और फिर सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। भारत, जो कभी सिर्फ मसालों की खुशबू से जाना जाता था, अब बारूद और खून की गंध से भी भरने लगा। लेकिन इस सब की शुरुआत कहां से हुई थी? एक यात्रा से, एक जहाज से, एक इंसान से। वास्को द गामा, उसने सिर्फ एक रास्ता खोजा था, लेकिन उस रास्ते ने दुनिया के नक्शे बदल दिए। और आज जब हम समुद्र को देखते हैं तो हमें सिर्फ पानी दिखाई देता है, लेकिन उसकी हर लहर एक कहानी छुपाए हुए है। खोज की, लालच की और इतिहास के सबसे बड़े मोड़ की। समुद्र शांत था, लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं। वक्त बदल चुका था, लेकिन उस यात्रा की गूंज अब भी इतिहास में सुनाई देती है। वास्को द गामा ने सिर्फ एक रास्ता नहीं खोजा था, उसने दुनिया को जोड़ दिया और साथ ही एक ऐसा दौर शुरू किया जिसने कई देशों की किस्मत बदल दी। भारत, जो सदियों से ज्ञान, व्यापार और संस्कृति का केंद्र था, अब एक नई कहानी का हिस्सा बन चुका था। और उस कहानी की शुरुआत एक जहाज से हुई थी, एक सफर से और एक इंसान की जिद से। इतिहास आगे बढ़ गया, लेकिन वो पल आज भी समुद्र की गहराइयों में जिंदा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।